हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए आज की क्लास। बिहार शिक्षक बहाली जो बीपीएससी के द्वारा आपकी एग्जाम होने वाली है, और दोस्तों दिन प्रतिदिन समय ढलते जा रहा है, समय कम होते जा रहा है। अब आपके पास मात्र दोस्तों 40 दिन भी नहीं बचा है ना। मात्र मान के चलिए कि आपके पास 1 महीना अब समय है दोस्तों, और इसी 1 महीना 30-35 दिन में आपको तैयारी बिल्कुल करनी है। और दोस्तों इस बार तो एकदम सिलेक्शन लेकर के ही रहना है, चाहे जो भी हो जाए, है ना। चाहे जो भी हो जाए, सिलेक्शन बिल्कुल लेके रहना है। और ये टेस्ट नंबर होगा दोस्तों आपका 58 नंबर, और इसके पहले हम 57 टेस्ट करा दिए हैं, और ये 1 to 5 के लिए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको साइंस के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट, सारे चीज आपको यहाँ पर दोस्तों टेस्ट में देखने को मिलेगा। पूरा आपको यहाँ पर सुपड़ा साफ करेंगे, पूरा डिटेल में चलेंगे, और पूरा इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, पूरा रिवीजन करते हुए आपको चलाएंगे, ताकि आपको पीछे वाला जितना टेस्ट हुआ है वो सब धीरे धीरे याद होते चला जाए। बस आपको करना क्या है, तो शुरू से अंत तक दोस्तों आपको देखना है। वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये जितने भी सवाल हैं आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सवाल होने वाला है। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा वीडियो हो गया है ना। आप वीडियो देख करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वीडियो हो गया है। अभी देखिए ऑफर आप सभी के लिए है, ये नंबर आपको दिया गया है, और यहां से दोस्तों सारे पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये नंबर हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में आपको जुड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप एक है, और ग्रुप में दोस्तों सभी लोग वहां पर जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और अभी दोस्तों 50% आपका ये ऑफ कर दिया गया है। जो आपका चार्ज था मात्र 251 यहाँ पे चार्ज है, और इसी में दोस्तों आपको सारे मिल जाएंगे 1 to 5, है ना। जो बच्चे आपको 1 to 5 का कर रहे होंगे उनके लिए, और जो 9-10 का कर रहे होंगे ना, 9-10 सामाजिक विज्ञान का कर रहे होंगे उनके लिए, दोनों का मिल जाएगा आपको, कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा। और दोस्तों आपको जब एग्जाम तक आपकी क्लास भी चलते रहेगी, और उस समय तक आपको मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। समय नहीं गंवाना है, बिल्कुल सभी लोग आ जाइए। 7 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है दोस्तों, तो 7 बजे बिल्कुल आपको तैयार रहना है, रेडी रहना है। ये नंबर आपको दिख रहा है ना, इसी नंबर पे आपको 251 पे करना होगा, है ना। यही नंबर हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सारा है। तो किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपका व्हाट्सएप होगा उसी से आप स्क्रीनशॉट हमें अपने व्हाट्सएप से भेज दीजिएगा। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और दोस्तों आपको सारे मटेरियल पर्सनली आपको मिल जाएगा आपके नंबर पे, है ना। जो भी आपका नंबर है उस पे दोस्तों पर्सनली आपको मिल जाएगा सारे मटेरियल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का ये पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसकी स्थापना दोस्तों, है ना जी, किसकी स्थापना भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है। देखिए श्वेत क्रांति जैसे ही आता है दोस्तों, श्वेत क्रांति आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि श्वेत क्रांति जो है ये किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति संबंधित है दोस्तों आपको दुग्ध उत्पादन, या फिर इसी को कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड, ही इसी को कहते हैं श्वेत क्रांति, है ना। तो ये हुआ कब था भाई साहब, 1970 ईस्वी में होता है श्वेत क्रांति आपका। और इससे कौन सी इसकी स्थापना जो हुई थी श्वेत क्रांति के बाद, वो हुई थी दोस्तों अमूल डेयरी की आपका, है ना। अमूल डेयरी का दूध आपके घर में आता है ना, तो ये अमूल डेयरी की जो स्थापना होती है ये 1970 में ही श्वेत क्रांति के बाद होती है, याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो अमूल डेयरी है दोस्तों, अमूल का जो दूध आप पीते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है भाई साहब, तो मुख्यालय है इसका आनंद में। और आनंद कहाँ है जी, तो आनंद पड़ता है आपको गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा आपको, ये है गुजरात में, ठीक है। आनंद कहाँ है, गुजरात में है। और अमूल डेयरी की जो स्थापना होती है दोस्तों, अमूल डेयरी की जो स्थापना होती है, ये किसने किया था अमूल डेयरी की स्थापना, तो आपको पता होगा कि जो श्वेत क्रांति जो किया गया था ये 1970 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो वर्गीज कुरियन के द्वारा, है ना। वर्गीज कुरियन जी के द्वारा किया गया था, और त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इन्हीं दोनों के द्वारा दोस्तों ये अमूल डेयरी की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो इतने सारे सवाल आपको यहाँ से पूछा जाएगा। अमूल डेयरी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए मदर डेयरी, है ना, मदर डेयरी का भी आप दूध पीते होंगे, तो मदर डेयरी की जो स्थापना होती है ये होती है 1974 ईस्वी में, ठीक है, होती है 1974 में होती है। और मदर डेयरी की जो मुख्यालय है वो है आपका नोएडा में, ठीक है, नोएडा में है दोस्तों मदर डेयरी का। और दोस्तों अमूल डेयरी का हो गया आपका आनंद, गुजरात में, ठीक है। तो ये श्वेत क्रांति किससे संबंधित हो गया,
ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन इसी को कहा जाता है। 1970 में हुआ था आपका ये आपका ऑपरेशन फ्लड दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से क्या पारा का मिश्रण है। अब देखिए पारा का मिश्रण कह रहा है कि कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन है नाइक्रोम, पीतल, अमलगम या स्टेलाइट। क्या होगा इसका आंसर। सेकेंड का आंसर क्या होगा दोस्तों, दूसरा का आप लोग बताइएगा। देखिए पारा जो मिश्रण है दोस्तों ये हो जाएगा आपका अमलगम। अमलगम जो है ये पारा यानी कि इसी को कर सकते हैं आप मरकरी, है ना जी। पारा यानी कि मरकरी दोस्तों। तो ये दोस्तों अमलगम जो है ये मरकरी का मिश्रण है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 3 नंबर। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग लाइव आ गए हैं, 7 बजे से आपकी डेली क्लास चलती है, तो 7 बजे दोस्तों आपको एकदम निर्धारित टाइम पर आ जाना है। और उसके बाद दोस्तों 9 बजे क्लास चलती है, तो 9 बजे से आज जो क्लास होगी वो इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। ठीक है, तो जिनका भी 9 10th में है ना, 9 10th में अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 आज क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। आ जाइएगा 9 PM में, है ना, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ज्योग्राफी आपको कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री भी करवा दिए हैं, पॉलिटी भी करवा दिए हैं, एक बचा हमारा इकोनॉमिक्स, तो इसको क्यों छोड़े, इसको भी करवा देंगे, एकदम सुपड़ा साफ करेंगे चैप्टर वाइज दोस्तों आपका। ठीक है, तो 9 बजे से दोस्तों आपका पॉलिटी की क्लास होती है, 7 बजे से आपकी दोस्तों 1 to 5 की क्लास होती है। चलिए जी, तो 3 नंबर का आप जवाब दीजिएगा कि एक रासायनिक प्रक्रिया या ईंधन और ऑक्सीजन के बीच एक प्रतिक्रिया है जिसमें गर्मी और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है और एक लौ बनती है। बताइए, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है और इसका आंसर क्या होगा। इसको कहते हैं मेरे भाई दहन, है ना। इसको क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। यानी कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है ना। दहन वो एक रासायनिक प्रक्रिया है या ईंधन और ऑक्सीजन की एक बीच की प्रतिक्रिया है जिसमें गर्मी और प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न होती है और एक लौ बनती है। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए कि पृथ्वी, है ना, पृथ्वी का जो वायुमंडल है दोस्तों, है ना, ये जो गर्मी प्राप्त करता है ये किस विधि से, तो संवहन विधि से प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, कि जो हमारी पृथ्वी है ना, इसका जो वायुमंडल जो गर्मी प्राप्त करता है ये किस विधि के द्वारा, तो संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है आपका। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है दोस्तों, काली मिट्टी। काली मिट्टी इसी को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, इसी को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, मैं ये भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को कहा जाता है करेल मिट्टी, है ना। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे काली मिट्टी बहुत कम है, लेकिन जहां भी है थोड़ा बहुत इसको करेल मिट्टी कहते हैं उत्तर प्रदेश वाले, याद रखिएगा। और काली मिट्टी में होता है आपका कपास, है ना। क से काली, क से कपास, याद रखिएगा। और यही कारण है दोस्तों कि आपका जो महाराष्ट्र है ना, जो महाराष्ट्र है यहाँ पर दोस्तों काली मिट्टी सबसे ज्यादा ही पाई जाती है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी है, MP में भी है, कर्नाटक में भी काली मिट्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र में दोस्तों कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। ऐसे वर्तमान में सबसे ज्यादा कपास जो हो रहा है वो गुजरात में हो रहा है, याद रखिएगा, है ना। वर्तमान में जो कपास सबसे ज्यादा हो रहा है वो गुजरात में हो रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि ये बदलते रहता है, कभी महाराष्ट्र से टॉप कर जाता है, कभी गुजरात। तो वर्तमान में गुजरात आगे है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी, तो ये काली मिट्टी में हो गया आपका कपास, ये आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को क्या कहते हैं, करेल मिट्टी, है ना। काली मिट्टी जो होती है दोस्तों इसमें नमी धारण करने की क्षमता काफी ज्यादा होती है और बेसाल्ट चट्टान, है ना, बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से निर्माण होता है किसका, तो काली मिट्टी का निर्माण। और ये जो नमी जो ज्यादा होता है इसमें, और ये चिपचिपी प्रकार की होती है ना, बहुत चटचट होता है। लेकिन जब ये मिट्टी सूख जाती है ना मेरे भाई, तो बहुत बड़ा बड़ा दरार इसमें पड़ जाता है। और इसी मिट्टी को कहा जाता है स्वतः जुताई की मिट्टी, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं, इसीलिए इस मिट्टी को कहते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। कौन सी है, तो वो है आपकी काली मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए, आपका प्रश्न नंबर है आपका 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है। देखिए कोयला की बात आ गई। अब कोयला के बारे में दोस्तों यहाँ पर पूरा हम ऑपरेशन करेंगे। जैसे कि उच्चतम कोयला वाला सवाल पूछा है तो इसका तो आंसर आपको पता है कि एंथ्रासाइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि उच्चतम कोयला जो है वो एंथ्रासाइट है। कोयले कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो 4 प्रकार होते हैं कोयले के। कौन कौन प्रकार होते हैं आपको पता होगा। तो पहला है आपका एंथ्रासाइट, दूसरा है आपका बिटुमिनस,
तीसरा है दोस्तों आपका लिग्नाइट और चौथा हो जाएगा आपका पीट कोयला। तो सबसे ज्यादा अच्छा एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट कोयला। सबसे खराब कोयला पीट कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है और ये बहुत ज्यादा धुआं देता है आपका, ठीक है। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइड जिसमें 90 से लेकर के 98% तक क्या होता है तो कार्बन होता है आपका, ठीक है। अगर कोयला की बात करें दोस्तों तो ये कैसा ईंधन है तो कोयला हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। कोयला कहां पाया जाता है तो कोयला दोस्तों अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, छपते हैं बार बार एग्जाम में दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखिएगा आपका 6 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है। देखिए किस विशेषता का प्रयोग जो है प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है, तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका आंसर क्या होगा आपका 6 का जो आंसर हो जाएगा फ्लैजेला, है ना, फ्लैजेला जो हो जाएगा इसका आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए चलन के लिए प्रोटिस्टा जीवों द्वारा फ्लैजेला का उपयोग किया जाता है, ठीक है, फ्लैजेला का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम चलते हैं दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि ओजोन निक्तीकरण किसके पास सबसे ज्यादा होता है, बताइए। तो ओजोन दोस्तों कह रहा है निम्नीकरण, ठीक है, निम्नी नहीं निक्तीकरण, ठीक है। देखिए ओजोन परत के बारे में अगर हम बात करें, है ना, इससे बहुत सारा सवाल आपको पूछा जाता है कि ओजोन जो निक्तीकरण जो है ये ध्रुवों के पास सबसे ज्यादा देखा जाता है, ठीक है, ध्रुव के पास सबसे ज्यादा इसको देखा जाता है। ओजोन छिद्र उत्पन्न चिंता निवारण हेतु दोस्तों कनाडा में एक सम्मेलन होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन, है ना, नाम सुने होंगे, है ना, मॉन्ट्रियल सम्मेलन होता है कहाँ, तो ये होता है तो दोस्तों कनाडा में, है ना, कहाँ होता है ये कनाडा में होता है और 33 देश दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। यही ओजोन जो परत है इसको कैसे संरक्षित किया जाए इसी को लेकर के यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए थे। आपका ओजोन दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओजोन दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस, है ना, ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत जो है इसका क्षरण के लिए सबसे जो मुख्य जिम्मेदार जो है वो कौन सा गैस दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, CFC जो है सबसे जिम्मेदार गैस माना जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 और ओजोन परत कहां पाई जाती है तो दोस्तों याद रखिएगा समताप मंडल में, ठीक है, किसमें, समताप मंडल में है आपका ओजोन परत। आगे है दोस्तों कि जब मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न कह रहा है कि मिश्रित एसिटिक अम्ल जो है आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है ना, जब नहीं होगा यहाँ पर जल हो जाएगा, ठीक है। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल जो है ये किस नाम से जाना जाता है तो इसको कहते हैं भाई साहब सिरका। क्या कहते हैं इसको, तो जल मिश्रित एसिटिक अम्ल जो है इसको आमतौर पर दोस्तों सिरका नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि एसिटिक जो अम्ल है, एसिटिक एसिड जो है इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा CH3COOH, ठीक है, CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। अगला प्रश्न चलिएगा आपका प्रश्न नंबर है आपका 9 प्रश्न है कि पैरामीशियम, है ना, पैरामीशियम किसके द्वारा प्रजनन करता है, क्या होगा। पैरामीशियम जो है ये द्विखंड के द्वारा, है ना, क्या हो जाएगा, द्विखंड के द्वारा ये क्या करता है तो प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा द्विखंडन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैरामीशियम जो है द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, याद रखिएगा। और पैरामीशियम जो है दोस्तों ये प्रोटिस्टा जगत का जीव है ना, किस जगत का जीव है, प्रोटिस्टा जगत का ये आपका जीव होता है। अगला प्रश्न चलिएगा आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर है कि वायुमंडल में ओजोन की कमी को जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ओजोन की जो कमी हो रही है दिन प्रतिदिन, तो ये कमी जो हो रहा है दोस्तों ओजोन की कमी को किससे जोड़ा गया है तो आंसर क्या होगा। अब देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मैंने आपको बताया ना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है ये गैस जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है आपका ओजोन परत के क्षरण के लिए, कमी के लिए आपका, ठीक है। यानी कि सूर्य से जो आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमें रक्षा करती है दोस्तों ये ओजोन
परत, याद रखिएगा। और ये समताप मंडल के निचली परत में ये पाई जाती है ओजोन परत आपका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परत है दोस्तों, जो हमारे सूर्य से जाने वाली जो पराबैंगनी किरण है इसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और हमारे पृथ्वी तक नहीं आने देती है, ठीक है। अगर ये किरण जो पृथ्वी तक आ जाएगी तो इससे बहुत प्रकार के ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर इससे आपका फैलेगा, ठीक है। स्किन से संबंधित बीमारी होगा। और 16 सितंबर को मैंने बताया था अभी कि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 11 नंबर। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, प्लीज 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 सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है दोस्तों, बताइए। रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है वो आपका है विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स, ठीक है ना, रिकेट्स नामक बीमारी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है बचवा, तो इसका रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल इसका नाम है आपका रासायनिक नाम। ये कई बार आपको पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन डी की कमी से और क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग भी होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से आपका क्या होता है, रिकेट्स नामक बीमारी भी होता है। अगर पूछे कि विटामिन बी की कमी से क्या होता है तो बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है तो रतौंधी होता है। और कौन सा बीमारी होता है ए की कमी से, तो जेरोफथैल्मिया होता है, ठीक है। विटामिन ए से रतौंधी और जेरोफथैल्मिया नामक बीमारी होती है, याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन ए। अगला प्रश्न चलते हैं आपका, प्रश्न नंबर है आपका 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण दूसरे के गुणों को उनकी क्षमता है, क्या होगा। देखिए, एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को दोस्तों निष्प्रभावित करने की, है ना, निष्प्रभावित करने की उनकी क्षमता है। यानी कि जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। अम्ल की अगर बात करें हम, है ना, अम्ल की अगर बात करें तो अम्ल कैसा होता है, अम्ल को अगर आप खाइएगा तो कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, है ना। अम्ल जो होता है स्वाद में कैसा होता है जी, तो अम्ल स्वाद में जो होता है ये खट्टा होता है, याद रखिएगा। पूछा जाता है मेरे प्यारे भाइयों, है ना, अम्ल होता है खट्टा। लेकिन अगर पूछा जाए क्षार कैसा होता है स्वाद में, तो क्षार जो होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। क्षार कैसा होता है, कड़वा होता है। और अम्ल जो होता है ये खट्टा होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, और पीएच मान जिसका दोस्तों अगर 7 हो तो उसको उदासीन कहते हैं, और पीएच मान 7 से ज्यादा हो तो उसको अम्लीय क्षारीय कहते हैं, और 7 से कम हो तो उसको अम्लीय कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है कि प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से इनमें से क्या उत्पन्न होता है। देखिए, जब भी आप प्याज काटते होंगे, प्याज तो सब तो कोई काटते होंगे घर में, तो प्याज काटने से क्या होता है, देखते ना, आंख में आंसू आ जाता है दोस्तों। क्या कारण है, क्या कारण है कि आंख में आंसू आता है, उसका कारण है दोस्तों क्या, तो आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। यानी कि उससे कौन सा एसिड निकलता है और वो हवा में फैल जाता है दोस्तों, फिर आपकी आंख में लगता है, फिर आंख से दोस्तों जलन होने लगता है, वो आंख से पानी गिरने लगता है दोस्तों, है ना। तब वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर। 14 नंबर है कि पके हुए टमाटर, तरबूज और उसका लाल रंग किससे प्राप्त होता है। भाई साहब, टमाटर का नाम मत लीजिए, है ना। टमाटर इतनी महंगी हो गई है भाई साहब, अभी 150 रुपये केजी हो गया है टमाटर भाई, है ना। 150 रुपये किलो हो गया टमाटर, 40 रुपये पौवा दे रहा है टमाटर, है ना। इतना महंगा हो गया टमाटर, ठीक है। तो टमाटर अभी मत ही खाइए, जो ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो टमाटर कह रहा है, और तरबूज दोस्तों उसका जो लाल रंग होता है ना, किसके कारण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किसके कारण होता है टमाटर का लाल रंग, तो भाई ये टमाटर है, अभी इसको संग्रहालय में रखा जा सकता है क्योंकि इतना महंगा है। तो पके टमाटर और तरबूज का जो लाल रंग होता है ये होता है दोस्तों आपका किसके वजह से, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाइकोपीन के वजह से। किसके वजह से, लाइकोपीन के वजह से दोस्तों ये आपका लाल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरा पत्ती देखते हैं ना, तो हरा पत्ती में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। हरा पत्ती में क्लोरोफिल, कई बार पूछा गया हरा पत्ती में क्लोरोफिल। और दोस्तों त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है, आपके जो त्वचा है ना, तो त्वचा का रंग जो निर्धारित होता है वो होता है मेलेनिन से, है ना। किससे होता है, मेलेनिन से होता है त्वचा का निर्धारण। और गाजर में क्या पाया जाता है भाई साहब, तो कैरोटीन पाया जाता है आपको गाजर में कैरोटीन। जितनी बता रहे हैं ना ये नोट कर लीजिए, जरूर आएगा एग्जाम में। और दोस्तों
आपके जो बाल है तो केराटिन प्रोटीन बाल में भी पाया जाता है ना, केराटिन प्रोटीन आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 नंबर कह रहा है कि जैविक आवर्धन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जैविक आवर्धन के बारे में देखिए, जैविक आवर्धन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो ये चारों ऑप्शन पढ़िए, फटाफट जवाब दीजिए। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। देखिए, जैविक आवर्धन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है, ये आपका गलत है। जैविक आवर्धन के बारे में कथन जो असत्य है, इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के सबसे निचले स्तर पर है। जैविक जो घटक होते हैं ये 3 भागों में इसको विभक्त किया जाता है। ठीक है, जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त करते हैं। कौन कौन? तो एक तो होता है उत्पादक, और एक होता है उपभोक्ता, और एक होता है आपका अपघटक। उत्पादक किसको कहते हैं, तो चलिए राम कहानी को देख लीजिए। उत्पादक कहते हैं यानी कि वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पौधे खुद अपना भोजन बनाते हैं, उसको क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। तो पहला का काम हो गया, है ना। और दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता वे कहलाते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में आहार बनाते हैं। ठीक है, और तृतीयक उपभोक्ता किसको कहेंगे, यानी जो द्वितीयक उपभोक्ता को अपने भोजन का आधार बनाते हैं उसको तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखना है। चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फीबियन नहीं है। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर, है ना, उभयचर। कौन सा यहाँ पर उभयचर नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आपका कछुआ। कछुआ एक उभयचर नहीं है। कछुआ जो आता है ये सरीसृप में आता है। किस में आता है? ये सरीसृप में आता है दोस्तों। कछुआ आपका आंसर नोट कर लीजिएगा, सरीसृप में आता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न नंबर है आपका 17 नंबर। प्रश्न है सक्लेनकाइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। सक्लेनकाइमा में दोस्तों कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, लिग्निन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 18 नंबर। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो, कार्य का मान क्या कह रहा है, धनात्मक हो, तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसका मान क्या होगा दोस्तों, तो उसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, है ना, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यानी यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। बताइए अमीबा में जो प्रजनन होता है दोस्तों वो कैसे होता है। ऑप्शन देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है, लैंगिक प्रजनन द्वारा, मुकुलन प्रजनन द्वारा, खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा। तो इसमें जो प्रजनन होता है दोस्तों, है ना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में एक चीज चेंज कर लीजिएगा, है ना, विखंडन नहीं, यहाँ पर द्विखंडन कर लीजिएगा, है ना। द्विखंडन के द्वारा होता है दोस्तों आपका, है ना, द्विखंडन के द्वारा होता है अमीबा में प्रजनन आपका। ठीक है ना। और अमीबा जो होता है ये प्रोटोजोआ संघ के जीव है आपका अमीबा। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर कि कार्बन द्वारा मजबूत बंध बनाने का कारण क्या है। देखिए कार्बन द्वारा मजबूत बंध बनाने का कारण क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो कार्बन द्वारा मजबूत बंधन निर्माण करने का जो कारण है ये छोटा आकार होने की वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, छोटा आकार। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 21 नंबर। फटाफट आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी थोड़ा सा करते चलना है। ठीक है, चलिए जी प्रश्न है 21 नंबर के निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। दोस्तों कौन जो है ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। तो मछली है, कबूतर है, मेढक है या खरगोश है। तो आपका 21 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेढक। मेढक जो होता है दोस्तों ये ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है, याद रखिएगा। और जो मेढक है ये अनियत तापी जंतु होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनियत तापी, है ना, अनियत तापी जंतु होता है आपका। ऑप्शन नंबर आपका बीसी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर कि द्रव्यमान और वेग गुणनफल को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान गुणे वेग को कहते हैं दोस्तों संवेग, है ना। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान यानी कि m और वेग यानी कि v
और संवेग यानी कि पी बराबर क्या होता है, एम इंटू भी होता है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट दोस्तों, है ना। और संवेग अगर कहा जाए आंसर तो इसका बी हो जाएगा, और संवेग कहा जाए कौन सी राशि है संवेग, फटाफट कमेंट कीजिए कि संवेग जो है दोस्तों ये सदिश राशि है, कौन सी राशि है, तो ये हो जाएगा आपका सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 23 नंबर, शीतल पेय में शामिल है। देखिए आप लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, बहुत खराब चीज है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, CO2 होता है, क्या होता है, CO2। जितने भी आपका शीतल पेय पदार्थ होते हैं दोस्तों, इसमें CO2 पाए जाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, और इसमें क्या पाए जाते हैं, तो कार्बोनिक एसिड पाए जाते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा कार्बनिक एसिड। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल हो जाएगा विटामिन ई में, है ना, यानी कि विटामिन ई मिलता है इमली में, और ई का रासायनिक नाम टार्टरिक एसिड है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और नींबू और नारंगी में मिलेगा साइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक एसिड जो है ये नींबू और नारंगी मिलेगा, ये विटामिन सी हो जाएगा आपका। और कपड़े के में जो जंग लग जाता है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि कपड़े के जंग को हटाने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और खाना पचाने में किसका उपयोग करते हैं, तो HCl का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं आपका, ठीक है। खाना पचाने में HCl का प्रयोग, कपड़ा से जंग छुड़ाने में ऑक्जेलिक अम्ल, और नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल, और दोस्तों इमली में टार्टरिक अम्ल, याद रखिएगा। और शीतल पेय पदार्थ में क्या पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड, इसमें CO2 भी होता है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 24 हो जाएगा। रूट रीप प्रश्न है, रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो रूट टिप या सूट टिप में दोस्तों जो उत्तक पाया जाता है वो हो जाएगा आपका विभाज्यत उत्तक पाया जाता है दोस्तों, है ना, विभाज्योत्तक उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 25, मछली में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया मछली में, तो मछली में जो पाया जाता है कितने कक्षीय हृदय रहता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 1 होता है या नहीं होता है, तो मछली में जो कक्षीय हृदय होता है वो 2 कक्षीय होता है, ठीक है, याद रखिएगा, आज के बाद भूलिएगा मत कि मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है ना, यानी कि जो मत्स्य वर्ग होते हैं दोस्तों, ये क्लोम यानी कि जो ये जो सांस लेते हैं वो किससे लेते हैं, तो गिल से लेते हैं, ना, गिल से लेते हैं, यानी गलफड़े से ये सांस लेते हैं मछली, याद रखिएगा, है ना जी, मछली गलफड़े से। और ये कैसे जंतु होते हैं, तो अनियत तापी जंतु होता है, ठीक है, अनियत तापी जंतु होता है। और मेढक भी कैसा होता है, तो मेढक भी होता है अनियत तापी, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, कह रहा है कि कार्य का गुणनफल होता है, कार्य का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, बल गुने विस्थापन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल और वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन, ये होता है कार्य, यानी कि दोस्तों W बराबर FS हो जाएगा, W यानी कि कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुने विस्थापन। और दोस्तों कार्य अगर पूछा जाए कि जो ये कार्य है यानी जो ये वर्क है, ये दोस्तों कौन सा, मतलब इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये जूल हो जाएगा, है ना, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है BPSC के द्वारा। अगला सवाल है आपका 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना लास्ट में नहीं पढ़ते हैं, शुरू में पढ़े थाइलोफाइटा समूह से वो सोच लेते हैं समूह में संबंधित है, ऑप्शन देखे 1 मार्क निकल लिए, हो गया गलत और आकर रोने लगे, है ना, नहीं लास्ट में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो थाइलोफाइटा समूह से जो संबंधित नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा मार्सिलिया, है ना, मार्सिलिया हो जाएगा, थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही। तो मार्सिलिया आखिर किस समूह से संबंधित है, तो ये टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है दोस्तों, है ना, टेरिडोफाइटा, है ना, टेरिडोफाइटा समूह से ये संबंधित है आपका मार्सिलिया। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, 28 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, कह रहा है चमगादड़ उन बाधाओं से परावर्तित को प्राप्त करने अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाते हैं,
किससे पता लगाते हैं दोस्तों? तो चमगादड़ जो होता है ना, अपने रास्ते में बाधा को किसके द्वारा दूर करते हैं? तो प्राश्रवित तिरंगे, ठीक है, प्राश्रवित तिरंगे के द्वारा दूर करते हैं। और प्राश्रवित तिरंगे किसको कहते हैं दोस्तों? जो दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, तो ऊपर की तरंगे हो, है ना, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को कहते हैं प्राश्रवित तिरंगे। और प्राश्रवित तिरंगे कौन सुन सकता है? तो ये चमगादड़ और कुत्ता सुन सकता है प्राश्रवित तिरंगे, याद रखिएगा, है ना, प्राश्रवित तिरंगे। और रेडियो तरंगे का प्रयोग कहाँ होता है? तो रेडियो में, टेलीविजन में, टेलीफोन में रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है आपका 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो क्षार के लिए सत्य नहीं है? तो यहां भी पूछ रहा है नहीं क्षार के लिए। अब देखिए, जो क्षार होता है ना भाई, ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा नहीं होता है। स्वाद में कैसा होता है? तो स्वाद में ये कड़वा होता है। छूने के लिए साबुन संचारक होता है। कौन सा नहीं पूछ रहा था? तो स्वाद में ये खट्टा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्षार कैसा होता है? कड़वा होता है। मैंने ऊपर में बताया आपको कि जो क्षार होता है दोस्तों, ये स्वाद में कैसा होता है? तो खट्टा नहीं होता है, खट्टा होता है अम्ल, है ना। अम्ल जो होता है दोस्तों ये खट्टा होता है ना। जो क्षार होता है ये कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 30 नंबर कि कौन सा एक विषम यौगिक है, जो बताना है आपको। विषम यौगिक कौन सा है? ऑप्शन है मीथेन, एथिन, इथेन, प्रोपीन। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर। एथिन जो है ये विषम यौगिक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, एथिन। मीथेन को क्या कहते हैं भाई साहब? तो मीथेन यानी कि CH4। मीथेन को क्या कहते हैं? इसी को तो कहते हैं मार्स गैस, है ना। इसी को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहा जाता है। आपको मीथेन को याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 31 नंबर। 31 कह रहा है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि दूध के घनत्व को दोस्तों किससे निर्धारित किया जाता है? तो लैक्टोमीटर, है ना। किससे? लैक्टोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। लैक्टोमीटर से इसको निर्धारित करते हैं, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोमीटर, अब हाइड्रोमीटर से हमको बताइएगा कि हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो दोस्तों द्रवों की अपेक्षित घनत्व, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। द्रवों की अपेक्षित घनत्व, है ना, द्रवों की अपेक्षित घनत्व जो मापते हैं वो आपको हाइग्रोमीटर से, ठीक है। और अगर पूछे कि हाइग्रो, एक होता है ग्रो और एक होता है ड्रो, तो हाइग्रो अगर पूछे दोस्तों कि हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो ये दोस्तों वायुमंडल का आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। वायुमंडल में जो व्याप्त आर्द्रता है इसको हाइग्रोमीटर मापते हैं। और दोस्तों बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायु दाब मापते हैं बैरोमीटर से। और थर्मोमीटर से क्या मापते हैं? तो वस्तु का ताप मापते हैं थर्मोमीटर से। ये सारे आपको पूछे जाते हैं, कभी मिलाने के लिए, कभी छांटने के लिए, है ना, कभी सिंगल पूछ लेगा। अब बताइए कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्ल लिनियस, देखिए कार्ल लिनियस को जाना जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, इनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कार्ल लिनियस। रट लीजिएगा, कार्ल लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। निम्न में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। और ऑप्शन में दिया गया है फीता कृमि, राउंड वर्म, एस्केरिस या फिर प्लेनेरिया। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, मैं आंसर बता दूं, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्लेनेरिया आपका, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया। यानी कि प्लेनेरिया जो है ना, ये जानवरों के नेत्र बहुत साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। मैं चलता हूं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर। निम्न में से दोस्तों कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? बताइए, विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है वो कौन सा है? क्या होगा आपका 34 का आंसर? विद्युत हीटर जो होता है ना, विद्युत जो हीटर होता है दोस्तों, ये विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है आपका। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डी नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत हीटर जो होता है इसमें निकेल, क्रोमियम और आयरन के मिश्र धातु का प्रयोग इसमें किया जाता है, याद रखिएगा। और इस मिश्र धातु को नाइक्रोम कहते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे जो बल्ब होता है ना, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका
बना होता है, तो वो टंगस्टन का यानी कि डब्ल्यू का बना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 35 नंबर, कह रहा है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की भस्म करना है ना, निस्तारण की भस्म करना जो हो जाएगा विधि से वायु प्रदूषण फैलता है, यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? मूली है, कप्पा है, अदरक है या शकरकंद है? तो टैपियोका का दूसरा जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कप्पा। क्या हो जाएगा? कप्पा इसका दूसरा नाम हो जाएगा, बी नंबर आपका दोस्तों, है ना। पेड़ का वह हिस्सा जो जमीन के अंदर रहता है उसको क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, और तना के ऊपर का हिस्सा को टहनी और पत्ती कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 37 नंबर। 37 कह रहा है दोस्तों कि महामारी के दौरान चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया था, और उस समूह को चिन्हित जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। अब आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया है जिसमें विटामिन सी किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन सी से हमें क्या मिलता है दोस्तों? तो विटामिन सी जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये दोस्तों रोगों से लड़ने की इससे क्षमता बढ़ती है आपका, ठीक है, विटामिन सी। चलिए, तो विटामिन सी किससे किससे मिलेगा जी? तो ब्रोकली से मिलेगा आपका विटामिन सी, और आपका सोयाबीन, काली मिर्च नहीं होगा, ब्रोकली हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, और नींबू हो जाएगा दोस्तों आपका। दूध में नहीं होता है, और सोयाबीन में नहीं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका, बिल्कुल सही है ना, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और आपका नींबू हो जाएगा दोस्तों। विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी तत्व है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है ना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, याद रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से झुर्रियां भी पड़ जाता है, ठीक है। आपके शरीर में ना, आप बुढ़ापा से पहले ही झुर्रियां अगर आपके शरीर में आ गया है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, तो विटामिन सी के लिए आपको ये सभी चीजों का सेवन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? अनवीकरणीय ऊर्जा, है ना, यानी कि आप इसको बार बार नया नहीं कर सकते हैं। अनवीकरणीय सौर ऊर्जा तो दोस्तों आपका नवीकरणीय है ना, और उसके अलावा है भूतापीय ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय है, ज्वारीय ऊर्जा ये भी नवीकरणीय है। लेकिन जो ऑप्शन है सी नंबर प्राकृतिक ऊर्जा दोस्तों, ये अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है आपका, ठीक है। बाकी नवीकरणीय है, सी नंबर आपका जो है ये अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय का मतलब वैसी ऊर्जा जो अगर एक बार समाप्त हो गई तो फिर उसको बनने में दोस्तों हजारों लाखों साल लग जाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, अगर एक बार भैया ये समाप्त हो गया तो समझिए काम तमाम हो जाएगा। फिर ये हमारे लिए सिर्फ ये हम इतिहास में पढ़ सकते हैं, है ना, और संग्रहालय में देख सकते हैं इसको कि ये कोयला है, ये पेट्रोलियम है, ये प्राकृतिक गैसें हैं, और आने वाला समय में आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद ये समाप्त हो जाएगा, आज न कल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 39 नंबर कि राहुल को जुकाम हो गया है, ठीक है। एक राहुल है जिसको क्या हो गया भैया? जुकाम हो गया है, तो वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, आखिर कारण क्या है? देखिए ना, जब भी सर्दी खांसी हो जाता है ना, तो हम लोग जब कुछ खाइएगा ना तो पता नहीं चलेगा भाई साहब कि इसका स्वाद क्या है ना, सूंघिएगा तो पता नहीं चलेगा कि उसका स्वाद क्या है ना, आपके नाक में धमक ही नहीं जाएगा। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जुकाम से उसकी सूंघने की जो अनुभूति है वो क्या हो गई है? प्रभावित हो गई है, यानी कि सी नंबर आपका यहां से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है जी। और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो एक लाइक तो कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है कि नहीं बनता है, एक लाइक कर दीजिए सभी लोग। और अगर पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस नंबर पे हमारा, है ना, अभी ऑफर है, अभी ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, मात्र 251 का अभी चार्ज लगेगा, और इसके बाद सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे, है ना, 1 to 5, 9, 10 के लिए सारे मटेरियल मिल जाएंगे आपके। चलिए जी अगला प्रश्न देखिएगा, आपको 40 नंबर कह रहा है। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि स्वाद कनिकाओं का सही अनुक्रम जीभ से अलग बगल और फिर पीछे तक क्या होगा? अब देखिए आपके मुंह में जो स्वाद जाता है ना, अब जैसे कुछ नमकीन चीज खाएं तो नमकीन कहाँ से लगेगा, कुछ मीठा खाएं तो मीठा कहाँ से लगता है, क्योंकि जीभ में जो ना स्वाद अलग अलग जगह है ना, आगे से कुछ और होता है, बीच से कुछ और होता है, पीछे से कुछ और होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा 40 का दोस्तों। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना
तो सबसे पहले लगता है मीठा, सबसे जो आगे वाला भाग होता है उससे होता है मीठा आपका, है ना। और उसके बाद का जो भाग होता है उससे नमकीन लगता है, उसके बाद का जो भाग होता है खट्टा लगता है, और उसके जो भाग अंदर का भाग होता है उससे कड़वा लगता है। यानी कि स्वाद कलिकाओं को अगर सही अनुक्रम में जीभ के सिरे से अगल बगल और पीछे तक होगा तो सबसे पहले मीठा होगा, फिर नमकीन होगा, फिर खट्टा होगा और लास्ट में कड़वा होगा, है ना। सबसे पहले मीठा होगा और लास्ट में क्या होगा, कड़वा होगा, याद रखिएगा आपका, ठीक है ना। मानो जो जीभ होता है दोस्तों ये 10,000 स्वाद को चख सकता है ना। आपका जो जीभ है ना ये 10,000 स्वाद को चख सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 41 नंबर, कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, काला पानी, है ना। तो काला पानी का जो सजा दिया जाता था दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा, है ना, तो वो था दोस्तों आपके अंडमान निकोबार में। कहाँ था जी, अंडमान निकोबार में दोस्तों। एक पोर्ट ब्लेयर है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, और वहीं पर दोस्तों काला पानी के नाम से वो जाना जाता है। एक जेल है वहां पर दोस्तों जिसका नाम है सेलुलर जेल। क्या नाम है, सेलुलर जेल नाम है दोस्तों। और कहाँ है ये, पोर्ट ब्लेयर में है सेलुलर जेल। और पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार का मुख्यालय भी है, याद रखिएगा आपका, ठीक है। मुख्यालय भी ये भी पूछा जाता है। और काला पानी जीवन के लिए कठोर और अमानवीय यातना यहाँ पर सहना पड़ता था। और वहां पर दोस्तों बीडी सावरकर, है ना, पोर्ट ब्लेयर में बीडी सावरकर के नाम पर जेल के एक कक्ष का नाम भी रखा गया है, बीडी सावरकर कक्ष दोस्तों, ठीक है। और जो पोर्ट ब्लेयर है ना, जो पोर्ट ब्लेयर है ये भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर कि किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पेट्रोलियम सबसे पहले कहां उत्पादन हुआ, तो वो है आपका यूएसए, ठीक है। यूएसए यानी कि सबसे पहले दोस्तों अमेरिका में इसका प्रारंभ हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात यहाँ आ गया है, इसको कर दीजिएगा दोस्तों यूएए। हम मैं देख लेता हूं यहाँ पर ऑप्शन में गलत दिया है क्या। यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका कर लीजिएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो गया है ना। सबसे पहले यूएसए में निकाला गया था आपका पेट्रोलियम, है ना, तो यहाँ पर यूएसए कर देंगे, है ना। आपको मैं सुधार करके दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले जो पेट्रोलियम निकाला गया था दोस्तों वो यूएसए में निकाला गया था, आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। और अगर यूएसए में बात करें तो ये कब निकाला गया था, तो 1848 ईस्वी में निकाला गया था आपका, ठीक है। सबसे पहले 1848 में यहाँ पर निकाला गया था दोस्तों, है ना, यूएसए में आपका, ठीक है। चलिए अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान में दोस्तों, ठीक है। और भारत में अगर पूछे कि भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन कहां से शुरू हुआ, तो वो है आपका असम, है ना, वो है आपका असम राज्य, ठीक है। असम में सबसे पहले 1901 ईस्वी में शुरुआत हुआ था आपका, ठीक है, डिगबोई से। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 नंबर है कि निम्न में से किसे एशिया का मरीज कहते हैं। भाई साहब एशिया का मरीज चाइना चमगादड़, ठीक है। चाइना जो चमगादड़ है इसको कहते हैं दोस्तों आपको एशिया का मरीज। क्या कहते हैं जी, इसको एशिया का मरीज कहते हैं। और सच में ये एशिया का मरीज है। अगर कहे कि यूरोप का मरीज किसको कहते हैं, तो यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। क्या कहते हैं, तुर्की को कहते हैं दोस्तों यूरोप का मरीज, याद रखिएगा आपका, ठीक है। और एशिया का मरीज चाइना, ठीक है। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है भाई, इस्तांबुल का पुराना नाम जो है कुस्तुनतुनिया है ना। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है, कुस्तुनतुनिया है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। म्यांमार को क्या कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है स्वर्ण पैगोडा का देश, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 44 कि संसार का छत किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, और सबको पता है कि संसार का छत जो कहा जाता है वो पामीर के पठार को कहा जाता है, ठीक है। तिब्बत पठार, है ना, जो तिब्बत पठार है दोस्तों, तो तिब्बत पठार के उत्तर में है आपका क्या, पामीर का पठार, इसको कहा जाता है एशिया का छत। या फिर लिख देगा आपको संसार का छत, है ना, ये पामीर के पठार को कहा जाता है, याद रखना है। और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है ना जी। चलिए
अगला प्रश्न देखिएगा 45 नंबर, मॉन्टेसरी शिक्षा का अवधारणा क्या है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हमको लगता है कि एक आध दो सवाल इस प्रकार के सवाल भी आपको एग्जाम में पूछ लेगा आपको, ठीक है। मॉन्टेसरी शिक्षा है ना, तो मॉन्टेसरी शिक्षा जो है दोस्तों ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। किससे है? बुनियादी शिक्षा से संबंधित है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना, ठीक है। प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना, यानी मॉन्टेसरी जो शिक्षा थी दोस्तों ये बुनियादी अवधारणा प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉन्टेसरी शिक्षा जो विधि था दोस्तों ये 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये लाया गया था आपका, और इस शिक्षा के जो प्रमुख लक्षण थे यानी कि बालकों की स्वतंत्रता पर बल दिया गया था, खेल पर बल दिया गया था, यानी कि बच्चों को खेल खेल में क्या करना है, शिक्षा पर बल दिया गया था, बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया था मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में, है ना। तो पेडागोजी का चैप्टर है और ये सारे चीज मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार, है ना, नोबेल पुरस्कार नहीं, यहां पर आप कर लीजिएगा एबेल पुरस्कार, ठीक है। एबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल नहीं दोस्तों, एबेल पुरस्कार एक है अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला। एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीवित कलिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए, नोबेल एक अलग पुरस्कार है और ये एक पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। तो एबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों आपको गणित के क्षेत्र में, ठीक है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार, और यह पुरस्कार 2003 से नॉर्वे की सरकार द्वारा गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दी जा रही है, ठीक है। कब से दिया जा रहा है? 2003 से दिया जा रहा है, और किसके द्वारा? नॉर्वे के सरकार के द्वारा आपको एबेल पुरस्कार। अगला है कि हड़प नीति। जी हाँ दोस्तों, सबको पता होगा हड़प नीति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हड़प नीति, और इसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, व्यपगत का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, है ना, यानी कि हड़प नीति ये जो किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी दोस्तों, तो सबको पता है लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी जो था इसके शासनकाल में उसके व्यपगत सिद्धांत के लिए याद किया जाता है। व्यपगत सिद्धांत या फिर हड़प नीति कहिए या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहिए दोस्तों। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए गए राज्य कौन कौन थे? तो सबसे पहले मिलाया गया था किसको? तो सतारा को मिलाया गया था सबसे पहले 1848 ईस्वी में, है ना, 1848 में मिलाया गया था सबसे पहले सतारा को, याद रखिएगा, हड़प नीति के तहत। अगला है आपका 48 नंबर कि पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है। कुछ दिन पहले ही ना पुरी में रथ यात्रा निकला था दोस्तों, प्रत्येक साल वहां पर दोस्तों भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाला जाता है और बहुत ही फेमस है, हजारों लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं इस रथ यात्रा में दोस्तों, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भगवान जगन्नाथ जी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला सवाल देखिएगा 49 नंबर सवाल है कि गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे। गुरु केलुचरण महापात्र, तो गुरु केलुचरण महापात्र जो थे दोस्तों ये थे किस शास्त्रीय नृत्य में थे? जल्दी से बताइए, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ओडिसी, है ना। ओडिसी कहाँ का है दोस्तों? ये उड़ीसा का है ना, ये उड़ीसा का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है आपका ओडिसी, और गुरु केलुचरण महापात्र इससे संबंधित थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। ये सारे आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, तो भाई साहब जाते जाते सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना है। याद रखिएगा, प्रश्न है कि स्टेनली जलवायु निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? स्टेनली जलवायु, बताइए। स्टेनली जलवायु जो है दोस्तों ये राज्य है आपका तमिलनाडु, है ना, सबसे दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु, यहीं पर पाया जाता है आपको स्टेनली जलाशय। ओह सॉरी, जलाशय होगा दोस्तों, जलाशय होगा, है ना, जलवायु नहीं जलाशय, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एरर हो गया है, मैं उसको सही कर दूंगा। स्टेनली जो जलाशय है ये आपको दोस्तों तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रखना है आपका, ठीक है। और ये जो बनाया गया है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, तमिलनाडु में बनाया गया है। और कावेरी नदी पर मेटूर बांध के रूप में जाना जाता है। ये भी सिंपल आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेटूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। और कावेरी नदी निकलती कहां से है? तो कुर्ग या ब्रह्मगिरी से निकलती है, कर्नाटक से दोस्तों, ठीक है, और जाकर के बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। और इस बांध का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1925 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू होता है और 1934 में जाकर के इसका निर्माण कार्य
पूरा होता है, याद रखिएगा। देखिए बहुत सारा और भी बांध है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे कि दंतीवाड़ा बांध है, अब पूछा जाए आपसे कि दंतीवाड़ा बांध कहाँ है दोस्तों, तो दंतीवाड़ा हो जाएगा गुजरात में। चमेरा बांध कहाँ है, हिमाचल में है। बगलिहार बांध कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। विल्सन बांध कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सोमासीला बांध कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा, है ना। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास। कैसा लगा हमें बताइएगा नीचे कमेंट करके, है ना। अपना प्रतिक्रिया जरूर देना है सभी लोगों को, प्लीज 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 आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। और अभी जो है वो आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, ये पीडीएफ आपको ग्रुप में हम शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप वीडियो सारा नहीं देख पाते हैं तो कम से कम पीडीएफ लेकर के दोस्तों पढ़ जाइए, आपका काम हो जाएगा, है ना। ज़्यादा आपको दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है। तो ये रहा आपका व्हाट्सएप, ये रहा आपका फ़ोन पे, गूगल पे, इसी नंबर पे करके इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। सिर्फ आपको एक बार 251 पेमेंट करना है दोस्तों, उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, वीडियो नोट्स इत्यादि आपको लाइव क्लास मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो आज का ये क्लास रहा और हम लोग मिलेंगे अब रात में 9 बजे, है ना। 9 बजे आपकी जो आज क्लास होगी वो इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। और इकोनॉमिक्स हम क्लास 9 से शुरू करेंगे, क्योंकि 9 10th में ही तो इकोनॉमिक्स दिया गया है, 6 7 8 में तो इकोनॉमिक्स है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। और इसको हम कंप्लीट कर देंगे। इकोनॉमिक्स भी लगभग 10-15 दिन चलेगा और 10-15 दिन डेली एक चैप्टर आपको करवाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर हम टेस्ट लेंगे आपका, ठीक है, रात में 9 बजे से। और ये तो टेस्ट आपका चलते ही रहेगा 1 to 5 वाला, है ना। ये टेस्ट आपकी चलते रहेगी, ठीक है। और बीच बीच में मैं हिंदी का भी लेते रहता हूँ, तो 1-2 टेस्ट के बाद फिर हम हिंदी का टेस्ट लेंगे, है ना। तो हिंदी का भी टेस्ट आप लोग देते रहिएगा, क्योंकि हिंदी में पास करना जरूरी है, और नहीं पास कीजिएगा तो फिर ये वाला चेक ही नहीं होगा आपसे, ठीक है ना। चलिए जी, तो आज फिर रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं रात में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल तैयारी करते रहना, है ना। एकदम बैठना नहीं है, लगे रहना। जहां से पढ़ने की इच्छा करे वहां से पढ़िए, जो अच्छा लगे वो पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।